हेलो दोस्तों, आप सभी का स्टडी विद कॉन्सेप्ट चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। और दोस्तों, जो हिंदी मीडियम के जो स्टूडेंट हैं उनको मेंस में जो सबसे बड़ी एक चुनौती रहती है, बीसीएस कर वो स्टूडेंट जिनका इंग्लिश थोड़ा कमज़ोर होता है, उनके लिए सबसे बड़ी चुनौती रहती है कंपलसरी इंग्लिश कंपलसरी। और दोस्तों, ये तो आप सभी को पता होगा कि मेंस में यदि इंग्लिश कंपलसरी आपने पास नहीं की तो आपके अन्य पेपरों का कोई महत्व नहीं रह पाता है। तो इसलिए दोस्तों, इंग्लिश कंपलसरी का पेपर आपका लगता है और ये 300 मार्क्स का होता है। सबसे पहले इसके बारे में आपको मैं बेसिक्स ही बता देता हूँ। 300 मार्क्स का होता है। इसमें से आपको 25% मार्क्स आपको क्वालिफाइंग चाहिए। ध्यान रखना, ये क्वालिफाइंग होता है, ये क्वालिफाइंग नेचर का होता है, जिसमें आपको लगभग 75 नंबर अगर आप लेके आ गए तो आप डेफिनेटली इसे पास कर जाएंगे। 300 में से 75 लाना कोई बड़ी बात तो नहीं है, परंतु दोस्तों सबसे बड़ी दिक्कत तो ये है कि जिन्होंने ज़्यादा इंग्लिश कवि विचारों का बैकग्राउंड रहा नहीं, उनके लिए एक बड़ी कॉम्प्लिकेट हो जाता है। और इसको लेकर के कई सारे टेंशन में आते हैं, बहुत सोचते हैं इसके बारे में, बहुत सारी इधर उधर की चीज़ें करते हैं। लेकिन दोस्तों, बेसिक सी चीज़ें मैं आपको इसमें बताऊँगा कि इसमें पास होने का तरीका क्या है। इसके लिए दोस्तों मैं आपको ये बताना चाहता हूँ सबसे पहले कि इसका पैटर्न क्या है। दोस्तों, पैटर्न अगर आप उसमें देखोगे तो लगभग इसमें 5 से 6 क्वेश्चन इसमें आते हैं। इसमें एक आता है आपका ऐसे का, ठीक है ना। एक इसमें आता है दोस्तों आपका कंप्रिहेंशन पार्ट पैसेज, और उसमें से आपको चूज करके आंसर देने पड़ते हैं। ये 75 मार्क्स का होता है। इसके अलावा दोस्तों, इसमें एक आता है आपका कंप्रिहेंशन दिया जाएगा, लेकिन प्रिसाइज लिखा जाएगा उसका, प्रिसाइज। और प्रिसाइज 7th 1/3 वर्ड का होता है कि मान लो ये 100 है तो 100 में से 33 में उसको आपको समरी करके लिखना पड़ता है। इसके बाद दोस्तों, इसमें कुछ ग्रामर के पॉइंट भी आते हैं। यदि मैं बात करूं तो ये आपको ग्रामर के आते हैं, बहुत ईजी होते हैं दोस्तों। यदि आपने थोड़ी सी ग्रामर पढ़ी है तो आप ईजिली इनको कर पाएंगे और इसमें ईजिली आपको नंबर आएंगे। अभी मैं बताऊँगा कैसे करते हैं इनको, ठीक है ना। इसके अलावा ये दोस्तों मिसिंग वर्ड यहाँ पर आएगा, मिसिंग वर्ड क्या आएगा, ठीक है ना। इसके अलावा दोस्तों, ये वर्ब दी गई है कि कौन सी वर्ब आएगी, फर्स्ट वर्ब, सेकंड वर्ब, थर्ड वर्ब, फर्स्ट सेकंड थर्ड वर्ब होती है, तो कौन सी इसमें आएगी, किस तरह की हेल्पिंग वर्ब लगेगी। और इसके एंटोनिम दिए गए हैं। इसके अलावा डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच करके ये दिया गया है, पैसिव वॉइस करके ये दिए गए हैं आपसे। तो इसमें इस तरीके से कुछ मिला के ये कि 50 मार्क्स का तो आपकी ग्रामर होती है, लगभग 50 मार्क्स की अगर मैं बात करूँ इसमें, तो लगभग 50 मार्क्स की आपकी ग्रामर होती है दोस्तों। और 50 मार्क्स की ग्रामर को यदि आपने थोड़ा सा भी पढ़ा, 50 मार्क्स की ग्रामर के थोड़ा सा भी पढ़ते हो आप, तो ईजिली इसमें आपके नंबर 30 से 40 तो ईजिली आ सकते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आपको बता देता हूँ कि इसमें से एक तो आपको 75% मतलब 75 मार्क्स चाहिए होते हैं। लेकिन सबसे बड़ी कमी हमसे क्या होती है कि दोस्तों, एक तो जिनका इंग्लिश अच्छा होता है, मान लो कोई हिंदी मीडियम का स्टूडेंट है जिनका इंग्लिश ठीक ठाक है, वो भी कई बार इसमें फेल हो जाते हैं। और इसमें दोस्तों बहुत सारे स्टूडेंट फेल होते हैं, ऐसी बात नहीं फेल नहीं होते, इसमें बहुत सारे लोग फेल हो जाते हैं। उसका एक रीज़न ये होता है कि इसको एक तो हल्के में लेते हैं दोस्तों। तो एक तो आपसे निवेदन है कि इसको बिल्कुल हल्के में नहीं लें। अब हल्के में नहीं लेना है तो इसकी तैयारी कैसे करनी है। तो इसकी तैयारी के लिए ज़्यादा कुछ नहीं करना, आपको बेसिक सी चीज़ें करना है। एक तो जिनका इंग्लिश बिल्कुल कमज़ोर है दोस्तों, जिनका इंग्लिश कुछ नहीं है, उनको डेली, जिनका इंग्लिश बहुत ही कमज़ोर है उनको डेली दोस्तों, डेली एक पैरा उसको लिखना चाहिए हिंदी से इंग्लिश में। डेली नहीं तो मतलब उसको 2-3 दिन में 2-3 दिन, डेली एक पैरा उसको हिंदी से इंग्लिश में लिखने की प्रैक्टिस करनी है। और दोस्तों, ये आपके यहीं पर ही काम नहीं आएगा, आपकी पूरी सर्विस के दौरान आपको इंग्लिश की ड्राफ्टिंग के लिए बहुत काम आएगा। इसलिए जिनका हिंदी बिल्कुल कमज़ोर है इंग्लिश, उनसे निवेदन है कि वो डेली एक पैराग्राफ क्या लिखा है हिंदी से इंग्लिश में लिखें। और इसको लिखने के लिए ये दोस्तों तरीका क्या है कि आपको बेसिक सी चीज़ें थोड़ा सा आनी चाहिए। बेसिक सी चीज़ों के लिए एक तो आपको स्पेलिंग होनी चाहिए, स्पेलिंग आनी चाहिए दोस्तों, कई शब्दों की स्पेलिंग। अब स्पेलिंग तो याद नहीं कर पाएंगे आप, तो उसका तरीका ये है कि दोस्तों डेली एक आप न्यूज़पेपर पढ़ो इंग्लिश का। और इंग्लिश का न्यूज़पेपर पढ़ने के लिए आप ज़्यादा नहीं तो कम से कम द हिंदू पढ़ लो, और द हिंदू का एडिटोरियल पार्ट पढ़ो। इससे 2 फायदा हो जाएगा। एक तो आपको जीएस के लिए तैयार हो जाएगा इसमें से कुछ पॉइंट, और एक आपके लिए थोड़ा सा इंग्लिश पढ़ने का फ्लो बना देगा।
दोस्तों जब आप डेली इंग्लिश का अखबार पढ़ेंगे तो इसके फ़ायदे क्या है? एक तो इसमें स्पेलिंग आएगी अलग अलग तरह की, तो उनको आपको क्या है उसका अर्थ क्या करना है, गूगल से सर्च करना है, इस डिक्शनरी से गूगल से कहीं सर्च करना है। और दोस्तों इसमें ज़्यादा टाइम नहीं देना है, आपको एक एडिटोरियल या हो सकता है 100 वर्डों का एक एडिटोरियल छोटा सा पैराग्राफ आपको डेली पढ़ के कोशिश करनी है। जिनकी इंग्लिश बिल्कुल कमज़ोर है उनके लिए बात बोली जा रही है। इसके अलावा दोस्तों जब आप ये डेली द हिंदू या किसी अखबार में से खबर पढ़ेंगे तो इससे आपका काम एक तो होगा कि आपकी स्पेलिंग सुधरेंगी और आपको अर्थ समझ में आएगा। जैसे ही आप अर्थ समझ में आएगा तो आप इस पार्ट को अच्छे से कर लेंगे जिसमें आपको हिंदी टू इंग्लिश लिखना है। ठीक है दोस्तों, सेकंड काम इसका क्या फ़ायदा होगा दोस्तों, इससे आपका इंग्लिश रीडिंग बढ़ेगी। इंग्लिश रीडिंग बढ़ेगी, इंग्लिश रीडिंग की जो परफॉर्मेंस है वो आपकी सुधरेगी। और दोस्तों इस डर को बिल्कुल निकाल दो कि आप पे इंग्लिश नहीं आती तो आप इस पेपर में पास नहीं हो पाएंगे। दोस्तों थोड़ा सा मैं बता रहा हूँ, इतना थोड़ा भी यदि आप करते रहे तो इसमें ईजिली पास हो जाएंगे। मैं आपको तरीका बताता हूँ कैसे बनाएं, पर बस थोड़ी सी चीज़ें बेसिक से आपको ध्यान रखनी है। एक तो थोड़ी इंग्लिश रीडिंग की आपकी हैबिट बढ़ानी है, एक आपको हिंदी टू इंग्लिश आपको एक करना है। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा एक चीज़ और कर सकते हैं आप ये काम करने के बाद, इसके अलावा किसी भी टॉपिक पर थोड़ा सा कोई टॉपिक लेना, जब आप हिंदी से इंग्लिश बनाना सीख जाएंगे उसके बाद आप कोई भी टॉपिक लेना और उस पर 50 वर्ड या 100 वर्ड इंग्लिश में लिखने की कोशिश करना। दोस्तों धीरे धीरे ये चीज़ आप करेंगे तो आपकी प्रैक्टिस सुधर जाएगी। इसके अलावा आपको ग्रामर के लिए क्या करना है, इसके अलावा आपको ग्रामर भी पढ़नी पड़ेगी। दोस्तों ग्रामर के लिए आपको बेसिक से नोट्स जो इंग्लिश ग्रामर के लिए ज़रूरी है वो मैं आपको ग्रुप में शेयर कर दूंगा। उनको यदि आपने पढ़ लिया अच्छे से, थोड़ा सा पढ़ लेना, यदि समझ में नहीं आएंगे तो हम आपको कुछ चीज़ें उसमें से बता भी देंगे। तो बेसिक से इंग्लिश के नोट्स यदि आप पढ़ लेंगे, जिनको मैं डेफिनेटली आपको ग्रुप में शेयर कर दूंगा, वो मेरे पास रखे हुए हैं स्कैन करने। ठीक है, तो मैं उनको स्कैन करके आपको शेयर कर दूंगा। क्योंकि दोस्तों मेरी जब हमने CGL की तैयारी करी थी SSC की, तो वहाँ इंग्लिश आती थी, वहाँ की ग्रामर आपके यहाँ 50 नंबर की होती है। तो उस ग्रामर का आप 50 नंबर में अच्छे से हेल्प कर सकते हो। और डेफिनेटली 50 में यदि आप 30 या 35 लेके आ गए तो आपके पास होने के चांस 100% हो जाएंगे। तो आपको काम क्या क्या है, एक तो डेली कोई आपको इंग्लिश चीज़ पढ़नी है इंग्लिश की, और विशेषकर कोशिश करना कि द हिंदू पढ़ ले या कोई न्यूज़पेपर पढ़ ले। इसके अलावा कोशिश करना कि आपको डेली 50 से 60 शब्द लिखने हैं, उनकी प्रैक्टिस करनी है। और डेली अगर किसी की इंग्लिश नहीं है तो उसको 10 से 15 शब्द उसको सीखने नए, और नए सीखने के लिए उसको जैसे द हिंदू पढ़ेगा उसमें से उसको नए इंग्लिश की टर्मिनोलॉजी सीखने को मिलेगी, तो उसको इंग्लिश को हिंदी में ट्रांसलेट करके वो देख लेगा। इस तरीके से थोड़ा सा वो फ्लो बढ़ाएगा। इससे फ़ायदा क्या होगा, आपकी रीडिंग फ्लो बढ़ेगी। इस रीडिंग फ्लो का फ़ायदा आपको कहीं देखने को मिलेगा। रीडिंग फ्लो का फ़ायदा एक तो आपको इस ऐसे में इस कंप्रिहेंशन पार्ट में देखने को मिलेगा। इस दोस्तों एक कंप्रिहेंशन पार्ट में देखने को मिलेगा, और इसमें कुछ नहीं है। यदि आपको थोड़ी सी भी समझ है, थोड़ी सी भी इंग्लिश आप समझते हो पढ़ना, और थोड़ा सा भी आपको फ्लो है, तो दोस्तों इन क्वेश्चनों का उत्तर देने में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है ना। जैसे यदि मैं इसकी बात करूँ, अगर मैं इस पेपर को पढ़ूँ तो सबसे पहले दोस्तों जब भी इस प्रकार के पेसेज को पढ़े तो एक बार थोड़ा सा क्वेश्चन जरूर पढ़ लेना, ये क्वेश्चन किस किस प्रकार के हैं। ठीक है ना। व्हाई डू द ऑथर कंसिडर हिस्ट्री एज ऑल इंक्लूसिव एरिया ऑफ हिस्ट्री। ठीक है ना, तो इनका मतलब आपको पता होना चाहिए। थोड़ा सा ये चीज़ करना है। तो पहले मैंने जो बेसिक सी चीज़ बताई वो करना है। अब हम क्वेश्चन वाइज बताते हैं किस तरीके से चीज़ें किस किस लेवल पे आपको क्या क्या करनी है। तो दोस्तों सबसे पहले आपका आता है एक ऐसे। ठीक है, ऐसे आता है 6 शब्दों में लिखना होता है। 4 इसमें आपको टॉपिक दिए जाते हैं। दोस्तों ये तो मुझे पता है कि ये जितने भी ऐसे दिए गए हैं, इन ऐसे को यदि आपको हिंदी में लिख पाए तो मुझे 100% श्योरिटी कि आप इसमें से अच्छा लिख देंगे। यानी कि इनके बारे में जो इन्फॉर्मेशन है वो तो आपको अच्छे से तैयार होती है, क्योंकि GS पढ़ते हैं तो इन्फॉर्मेशन तो आपको अच्छे से होता है। लेकिन दिक्कत आती है कि इनको इंग्लिश में कैसे लिखें। तो दोस्तों कुछ नहीं करना, यदि जिसकी इंग्लिश नहीं बिल्कुल कमज़ोर है उसको पहले थोड़ा सा डेली प्रैक्टिस करना है। डेली प्रैक्टिस करना है। 10 शब्द लिखा, 15 शब्द लिखा, 2 लाइन लिखा, 3 लाइन लिखा, 4 लाइन लिखा। जैसे ही प्रैक्टिस करेगा तो उसका माइंड क्या है, अपने आप इंग्लिश को हिंदी में कन्वर्ट करना हिंदी को इंग्लिश में कन्वर्ट करना चालू कर देगा। तो जैसे क्या होगा कि आपको क्या करना है, इस टॉपिक पर लिखना है। ठीक है ना। इंडियन यूनिवर्सिटीज आर इंडियन इन देयर जोग्राफिकल लोकेशन ओनली। जर्नलिज्म हैज़ बीन रेंडर्ड इनटू सेंसलाइजेशन। अब सेंसलिज्म में, अब इसमें से आपको मतलब जर्नलिज्म के बारे में आप जानते हैं, तो इसमें ये खबर दी गई है कि जर्नलिज्म में वो आजकल सेंसरी खबर पे अट्रैक्ट हो गया है। तो आपको उसके बाद जर्नलिज्म के नेगेटिव पॉइंट बताने हैं, उसमें सुधार के पॉइंट बताने हैं, उसमें अपने सजेशन देने। इस तरीके से अब आप इसमें लिखेंगे।
तो सबसे पहले आपको थोड़ा सा इंग्लिश टू हिंदी करना आना चाहिए या हिंदी टू इंग्लिश करना आना चाहिए। तो आपको हिंदी में आपको इस टॉपिक के बारे में अच्छे से पता है तो आप डेफिनेटली उसको इंग्लिश में कन्वर्ट कर देंगे। और दोस्तों आपको ऐसा नहीं कि बहुत एग्जैक्टली बहुत अच्छा ऐसे लिखना है, आप थोड़ा सा भी इस टॉपिक से जुड़े हुए, यदि आप 400 वर्ड भी लिख पाए, 300 वर्ड भी लिख पाए, 500 शब्द वर्ड भी लिख पाए, तो 100 में से कम आपको 20 तो नंबर मिल ही जाएंगे। यदि आपने सबसे गया बीता निबंध भी लिखा होगा ना, थोड़ा बहुत भी अगर आपने पेज भर दिए होंगे, इस टॉपिक से रिलेटेड छोटी सी भी इन्फॉर्मेशन लिख दी होगी ना, तो भी आपको डेफिनेटली उसके 20 नंबर आपको मिल जाएंगे ईजिली, 100 में से 20। तो 20 आपके इधर हो जाएंगे। अगर आपने थोड़ी सी इसमें मेहनत करी तो 20-30 जाने में ज़्यादा बड़ा टाइम नहीं लगेगा। तो 20 to 30 आप इस पहले क्वेश्चन में ला सकते हो। थोड़ी सी मेहनत करनी है, और मेहनत कुछ नहीं, डेली अखबार पढ़ना है, थोड़ा सा उसकी इंग्लिश स्पेलिंग सीखनी है, और थोड़ा सा किसी टॉपिक के बारे में इंग्लिश में लिखने की कोशिश करनी है। और कैसे करनी है, पहले आप उसको हिंदी में लिखो और उसका इंग्लिश ट्रांसलेट करो, क्योंकि जब आपको हिंदी से इंग्लिश करना आ जाएगा तो आपका माइंड में इस टॉपिक की इंग्लिश हिंदी तो भरी होगी, हिंदी तो आपको इजीली पता होगी, उसका इंग्लिश करने में आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। और दोस्तों एग्जाम हॉल में इसको लिखने के लिए आपको पूरा 1 घंटा मिलता है। 1 घंटा कर लिख बैठ के आराम से सोचना, ट्रांसलेट करना, चाहे तो आप हिंदी में लिख के फिर उसका ट्रांसलेट करके भी वहाँ लिख सकते हो, इतना टाइम होता है, कोई जल्दीबाजी इसमें नहीं होती। 1 घंटे का इसमें ईजिली टाइम आपको मिलता है, लिख सकते हैं। तो दोस्तों थोड़ी सी भी मेहनत करेंगे तो आप इसमें 20 से 30 नंबर आराम से पा जा सकते हैं। तो इसके लिए आपको मैंने बता दिया, इसको लिए क्या करना है, आपको डेली लिखना है और पढ़ना है, ठीक है ना। हिंदी टू इंग्लिश और इंग्लिश टू हिंदी, इन पे काम करना है डेली। 10-20 शब्द, 10-20-50 शब्द, 10-20-50 शब्द। अगर आप 20 से 25 मिनट भी इसको देंगे, अगर जिनका कमज़ोर है वो 20 से 25 से 30 मिनट देंगे, धीरे धीरे इंप्रूवमेंट होने लग जाएगा, आपका डर एकदम दूर हो जाएगा। दूसरा आता है दोस्तों, जैसे हिंदी में पैसेज आते हैं, ठीक उसी प्रकार से इंग्लिश में पैसेज है। हिंदी में हमारा क्या होता है कि हम कोई पैसेज पढ़ लेते हैं, फिर उसी के आधार पर उसमें हम अर्थ देते हैं, उसी के आधार पर हम उसको क्या करते हैं, उसी क्वेश्चनों का आंसर देते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले यह कि आपकी अगर रीडिंग अच्छी है, और रीडिंग कैसे आएगी, इसके लिए आपको ज़रूरी है रीडिंग, और कौन सी, इंग्लिश रीडिंग। तो इंग्लिश रीडिंग अगर आपकी अच्छी है, थोड़ा सा भी आप शब्दों का मतलब समझ जाएंगे, तो अपने आप इसका उत्तर देने में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। 5 क्वेश्चन है, हर क्वेश्चन आपका 15 नंबर का है। अगर छोटा छोटा भी आप नंबर, अगर छोटा हल्का हल्का या अगर छोटा छोटा भी लिखेंगे तो आप ईजिली 5 क्वेश्चनों में से 5-5 नंबर तो ईजिली पा सकते हैं। अगर थोड़ा सा भी, अगर आप लाइन भी मिलाई ना पैसेज से, तो इसमें से भी आप इजीली 5-5 नंबर पा जाएंगे। और यदि थोड़ा सा आप समझ गए तो, और थोड़ा सा समझने के बाद इसका क्या किया आपने, इसको, इस क्वेश्चन को थोड़ा सा इस पैसेज के अकॉर्डिंग फाइंड आउट कर लिया, कि जैसे कि व्हाई डज द ऑथर कंसीडर हिस्ट्री एन ऑल इंक्लूसिव एरिया ऑफ हिस्ट्री, यानी कि हिस्ट्री को इंक्लूसिव एरियाज मानता है, ऑल इंक्लूसिव एरिया ऑफ हिस्ट्री, सॉरी मैंने गलत पढ़ दिया। व्हाई डज द ऑथर कंसीडर हिस्ट्री एन ऑल इंक्लूसिव एरिया ऑफ स्टडी, यानी कि हिस्ट्री को अध्ययन के सारे एरियाज कवर करने वाला सब्जेक्ट माना जाता है, किसके द्वारा, ऑथर के द्वारा। तो ऐसा क्यों माना गया है, क्यों माना गया है कि हिस्ट्री में सारे एरियाज आते हैं, तो उसके बारे में आपको लिख लेना है। अब इसमें डायरेक्ट लाइन पे जाना है कि हिस्ट्री हैज ए ग्रेट वैरायटी ऑफ डेफिनेशन एंड एप्लीकेशन इन द ब्रॉडेस्ट सेंस। इट कंसिडर्ड एवरी एक्शन, एवरी थॉट दैट मैन हैड हिज फर्स्ट अपीयरेंस एंड रिकॉर्ड एवरी सिस्टम। इट अटेम्प्ट टू एवोल्यूट ऑल डेवलपमेंट इन सोसाइटी। तो ध्यान रखना, अगर किसी को कुछ पता नहीं है और उसने यहाँ से उठा के भी लिख दिया, इसको भी लिख दिया, ठीक है ना, तो आप इजीली इसके नंबर तक पहुँच सकते हैं, है ना। यदि आपका थोड़ी सी इंग्लिश अच्छी है तो आप कुछ लाइन यहाँ से उठा सकते हैं, कुछ लाइन इसमें से उठा सकते हैं, और इस क्वेश्चन के आंसर को आप अच्छे से दे सकते हैं। आप यदि इस क्वेश्चन को समझ गए तो आंसर देने में आपको दिक्कत नहीं आएगी। और क्वेश्चन समझने के लिए आपको हिंदी अर्थ आना चाहिए कि व्हाई डज ऑथर कंसीडर हिस्ट्री एंड ऑल इंक्लूसिव एरिया ऑफ स्टडी, यानी कि अध्ययन का समग्र अध्ययन, हिस्ट्री को ऑथर समग्र अध्ययन के लिए क्यों मानता है, क्यों उसने, ऑथर ने हिस्ट्री, इतिहास को समग्र अध्ययन माना। तो उसका आपको एग्जांपल देना है, कि इसलिए देना है क्योंकि हिस्ट्री एक ऐसा सब्जेक्ट है जो मानव के, जो हिस्ट्री का एवोल्यूशन हुआ था वो मानव के साइंस से डेवलप हुआ, आर्ट्स उसमें आई, लिटरेचर आया, फिलॉसफी आई, आर्किटेक्चर आया, सोशलॉजी आई, पॉलिटिक्स आई, और वार आया, रिलीजन आया, सब चीज़ आई इसमें। तो इसलिए मानव जीवन के सारे पहलू इसमें आए, इसलिए इसे स्टडी का एक इंक्लूसिव तरीका माना गया। बस इसको आंसर को आप थोड़ा सा लिख दिया ना, तो आप इजीली यहाँ से भी इसको उतार दिया ना आपने, तो भी आपका नंबर मिल जाएंगे। तो दोस्तों यदि आप इसमें थोड़ी सी भी समझदारी दिखाएंगे तो आपको 5-5 नंबर इजीली मिल जाएंगे। इस तरीके से मैं कुछ भी कर, आप
आप इसमें 25 नंबर ईजिली ले सकते हैं और 25 ऊपर वाले में से ले सकते हैं। आपके 50 नंबर ईजिली आ जाएंगे, कुछ भी ज़्यादा करने की दिक्कत नहीं है। आपको करना ये है कि डेली थोड़ा थोड़ा पढ़ना है, रीडिंग करनी है, इंग्लिश का कोई अखबार पढ़ना है, उसकी हिंदी टू इंग्लिश टू हिंदी करनी है और थोड़ा थोड़ा उसको लिखने की कोशिश करनी है बस, ठीक है ना। तो दोस्तों इतना करेंगे तो भी आपका हो जाएगा। कई बार आपको दिक्कत आ सकती है इंग्लिश अखबार पढ़ने में, दोस्तों उसकी ग्रामर को समझने के लिए, आपको स्पेलिंग को समझने के लिए स्पेलिंग को गूगल से सर्च करो, इसका हिंदी अर्थ आना चाहिए, धीरे धीरे आप उसको पकड़ बना लेंगे। इसके बाद तीसरा क्वेश्चन आपको आएगा दोस्तों कि ये पूरा पढ़ा है, ये पूरा आपको है। यदि आपकी रीडिंग अच्छी है तो इसको आप थोड़ा बहुत तो समझ जाएंगे। पहली काम क्या आएगी इसमें, रीडिंग, तो इसलिए मैंने बोला डेली पढ़ो। दूसरी इसमें काम आएगी आपकी हिंदी टू इंग्लिश। क्यों? यदि आपने रीडिंग करी तो आपके मन में कहानी सी बनेगी कि क्या कहानी कहना चाहता है, तो उसको आप फिर हिंदी में सोचो और हिंदी में सोच के फिर उसको इंग्लिश में लिख दो, इससे इसकी पूरी समरी हो जाएगी। एक तो ये तरीका है। दूसरा मान लेते हैं आप में से किसी पे कुछ भी नहीं आ रहा, तो कुछ नहीं है दोस्तों, इसमें से इम्पोर्टेंट लाइन है उनको आप निकालो और 2-4 जो अगर कोई टर्म है उनका अगर आप पे दूसरा कोई स्पेलिंग आती है तो उसको लिख देना, इससे भी आपका 1/3 हो जाएगा। और लिखना आपको 1/3 ही है। तो इसमें से पहला तरीका, अच्छा तरीका देखिए कि आप रीडिंग करेंगे, फिर इसको समझेंगे, फिर इसकी समरी करेंगे हिंदी में और हिंदी की समरी को इंग्लिश में कन्वर्ट करके आप इसका लिख सकते हैं। कोई ज़्यादा बड़ा नहीं है इसको पढ़ने में। इसके लिए भी आपको आधे घंटे 40 मिनट आराम से मिलेंगे। इसको पढ़ने इनको करने के लिए भी आधे घंटे 40 मिनट आराम से मिलेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि 40 मिनट में ये करो, 40 मिनट में नीचे वाला करो, ऊपर वाला 1 घंटे में, तो टोटल इसके बावजूद भी आपके पास 40 मिनट बच जाते हैं। दोस्तों ये 40 मिनट में जब इसको करने के लिए, देखो इसमें मैंने बता दिया कि 1/3 वाले में क्या करना है, थोड़ा सा पढ़ना है, समझना है और इसको लिखना है, जैसा लिखाना है लिखना है। तो इसमें कोई बड़ी बात तो है नहीं, इसमें कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं, बहुत ईजी टाइप का होता है ये, ठीक है ना। और इसमें जब आप पेपर देंगे तो वहाँ इस तरीके के खाने आते हैं, तो उसमें इस तरीके के उसमें आपको टेबल बना मिलेगा, तो ऐसे लिखना होता है। ऐसे लिखा होगा राम इज गोइंग टू, तो ऐसे लिखना होगा उसमें, तो वहाँ इस तरीके से आपको टर्म लिखने पड़ेंगे। एक चीज़ ध्यान रखना, कोशिश करना कि इनमें से स्पेलिंग है वो देख के लिखना। अगर आप पे स्पेलिंग हो सकता है गलती होने के चांस है, इसलिए स्पेलिंग इसमें से देख के लिखना है। तो ये तीनों जो ऊपर से नीचे तक तीनों हमने देखे, ये इनके लिए आपको क्या करना है, रीडिंग करनी है और थोड़ा बहुत उसको अंडरस्टैंडिंग करनी है। और इसके लिए आपको दोस्तों क्या करना है, डेली न्यूज़ पढ़ना है और इसकी आदत डालनी है और इसको हिंदी टू इंग्लिश और इंग्लिश टू हिंदी लिखना है। और इसके लिए दोस्तों गूगल ट्रांसलेशन का भी यूज कर सकते हैं, वहाँ से आप सहायता ले सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों ये अब आएंगे ग्रामर के, और ये 50 है लगभग, और 50 में दोस्तों ये 20 मिनट का काम है। अगर आप पे आता है तो 20 मिनट में इसको सॉल्व करने में आपको कुछ टाइम नहीं लगेगा और बहुत ईजी है, ठीक है। तो अब क्या होता है कि अगर आप ग्रामर की कुछ चीज़ें आपको मैं शेयर कर दूंगा, ग्रामर आप थोड़ी सी पढ़ लेना, एग्जाम से पहले अभी भी पढ़ के आप थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लेना। ग्रामर में आपको पढ़ना है जैसे नाउन क्या होती है, प्रोनाउन क्या होते हैं, एडवर्ब क्या होती है, एडजेक्टिव क्या होती है, वर्ब क्या होती है, ठीक है, ये सारी चीज़ें। इसके अलावा आप पढ़ सकते हो इसमें डायरेक्ट स्पीच, इंग्लिश का आपने पढ़ा होगा, इनडायरेक्ट स्पीच, डायरेक्ट इनडायरेक्ट हो गया, पैसिव वॉइस हो गया, फिर आपको कंजर्वेशन नाम का एक टॉपिक हो जाए, कंजर्वेशन हुआ, ठीक है ना। इसके अलावा प्रीपोजिशन हुआ, ठीक है ना, तो प्रीपोजिशन हुआ, कंजक्शन हुआ, कंजक्शन आपने सुना होगा आइदर और, नाइदर नॉट। तो ऐसी चीज़ें आपको थोड़ा सा पढ़ना है, इनके थोड़े से बेसिक से रूल हैं, वो आपको पढ़ने और पढ़ के वहीं एग्जाम्पल में आपको सीखने, फिर उनको आपको अप्लाई करना है। तो दोस्तों वो आपके साथ शेयर कर दी जाएंगे। जैसे आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल बता दूँ कितना सीधा है। जैसे ये दिया है कि देखो रीराइट करना है फॉलोइंग सेंटेंस को इनमें सही करके, इसका मतलब ये 10 सेंटेंस क्या है, गलत है, ठीक है। तो इसमें से आपको लिखना है बस, इसमें से आपको थोड़ा सा चेंज करना है और बेकाम का चेंज नहीं करना जिससे इसका अर्थ बदल जाए, अर्थ नहीं बदलना है, नॉर्मली ग्रामेटिकल तरीके से इसको सुधारना है। जैसे मैं एक छोटा सा एग्जांपल दूँ इसमें, द मैनेजर वाज एंग्री अपॉन द एम्प्लॉय। तो दोस्तों एंग्री के साथ अपॉन नहीं आता। अगर आप जब प्रपोजिशन पढ़ेंगे, थोड़ा सा आपको प्रपोजिशन पता होगा तो आप इसको तुरंत पकड़ जाएंगे, क्योंकि एंग्री के साथ अपॉन नहीं आता, इसलिए ये गलत है। इसकी वजह मैं एंग्री विथ कर दूंगा और इस सेंटेंस को लिख दूंगा, तो आपका सेंटेंस 1 नंबर फ्री का मिल गया। अगर आपने थोड़ा सा भी ग्रामर पढ़ी है तो आप इजीली इस नंबर को समझ जाएंगे। थोड़ा सा और ग्रामर की चीज़ शेयर कर दीजिए, लेकिन मैं जो बता रहा हूँ उसको जरूर ध्यान रखना। आपको रीडिंग करनी है, थोड़ा सा समझना है, थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी है। और अगर आपकी इंग्लिश का डर बहुत ज़्यादा है तो डेली आधे घंटे से 40 मिनट या 45 मिनट आपको इसको देना है, ठीक है।
इसके अलावा इसकी बात करूँ, वन ऑफ द आंसर वाज रॉन्ग। दोस्तों हमेशा एक ग्रामर का नियम है, आपको रूल पढ़ना होगा, वन ऑफ द के बाद हमेशा प्लूरल फॉर्म आती है, प्लूरल। तो ये नाउन है, कैसी, सिंगुलर, इसका मतलब ये है गलत। अब इसको प्लूरल करने के लिए आप लगा देंगे एस लगा देंगे। इस तरीके से इसका क्वेश्चन लिखना है, बस ऐसा ही हो गया। बताओ इसमें क्या दिमाग लगाना है। ये ग्रामर के रूल है जो मुझे थोड़े बहुत याद है, इसलिए मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ। तो अगर आपने ग्रामर के रूलों को थोड़ा सा पढ़ रखा है तो आप इजीली इसमें से इतना सा चेंज करना है, बस इसमें एक एस लगाना है, आपको 1 नंबर मिल जाएगा। इसमें बस विद लगाना है, आपको 1 नंबर मिल जाएगा। तो इस तरीके से 10 नंबर ज़्यादा बड़ी टफ बात नहीं। हो सकता है कि इस 10 में से आपको कई 2-3 ऐसी चीज़ आए जो नहीं आए, जिनको आप नहीं कर पाए, ठीक है। तो उसके लिए हो सकता है 10 में से आप 8 भी सही कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं, बट छोटी सी बेसिक सी चीज़ अगर आपने पढ़ ली तो आप सही कर देंगे, ठीक है। जैसे इसमें एक और दिया, यू शुड बाई न्यू फर्नीचर्स फॉर योर हाउस। तो दोस्तों एक चीज़ बताता हूँ, फर्नीचर्स में एस नहीं लगता, क्योंकि ये अनअकाउंटेबल नाउन होती है, मतलब इसकी गणना नहीं की जाती है ना, तो इसलिए अनअकाउंटेबल नाउन होती है। जब आप इस रूल को पढ़ेंगे तो आपको पता लगेगा ये अनअकाउंटेबल नाउन होती है, और इसलिए इसमें एस का प्रयोग नहीं किया था, इसलिए इसमें से एस हटा दूंगा। तो दोस्तों देखो, इसमें एस लगाया था, इसमें हटा दिया था, और आपके नंबर मिल गए। तो दोस्तों इंग्लिश कंपलसरी कोई बड़ी बात नहीं है, बहुत ईजी है, बस आपको थोड़ा सा मेहनत करना है। उसके लिए आपको थोड़ा सा, अगर जिसको बहुत ज़्यादा डर लगता है इंग्लिश कंपलसरी में, उससे मेरा निवेदन है, चाहे वो स्टेट पीसीएस के लिए इंग्लिश कंपलसरी कभी लगती हो या यूपीएससी के लिए इंग्लिश कंपलसरी लगती हो, उससे मेरा ये निवेदन है कि थोड़ा सा टाइम इसको दें, ठीक है ना। अब इसमें लाइंग टर्म गलत है, लाइंग के कई 3-4 अर्थ होते हैं, 3-4 तरह की स्पेलिंग होती है, तो इसलिए इसको थोड़ा सा अलग से देखना पड़ेगा। तो लाइंग इतना मुझे कन्फर्म, इसमें लाइंग गलत है, ठीक है ना। इसके अलावा दोस्तों, इसके अलावा ये इसमें क्या, एक 2 शब्द होते हैं, एक होता है बेसाइड और एक होता है बेसाइड्स, ठीक है ना। तो दोस्तों बेसाइड्स का मतलब होता है के अलावा हिंदी में, और बेसाइड का मतलब होता है साथ में, बगल में, जो अपने पड़ोस में होता है इसको। तो द पिच द टेंट बिसाइड द लेक, तो इसका मतलब यहाँ ये होना चाहिए कि झील के पास टेंट को लगाया। अब टेंट को लगाना है तो झील के पास या उसके बगल में या उसके किनारे पे, तो यहाँ दोस्तों ये स्पेलिंग आनी चाहिए बिसाइड, ना कि ये। तो इसलिए यहाँ दिया गया एस, तो ये गलत है क्योंकि इसका अर्थ होता है के अलावा, तो ये होनी नहीं चाहिए, ये होनी चाहिए। तो इसलिए यहाँ बिसाइड में से एस हटा देंगे। अब इतनी सी चीज़ें ये आपको मिल जाएंगे, इन टर्मों में से आपको कंफ्यूज नहीं होना है, इनको अच्छे से समझना है। और अगर आपने 2-3 बार उनको, मेरे ग्रामर के जो नियम मैं दूंगा कुछ रूल आपको, अगर उनको थोड़ा सा भी फॉलो किया आपने, तो आप ईजिली इसमें पास हो जाएंगे। जैसे अगर और देखें इसमें, जैसे मुझे और कुछ याद आ रहा है, जैसे एक इसमें देयर वाज नो वन टू टुक एट चिल्ड्रंस इन हॉस्टल। क्या करना है कि हॉस्टल, इसमें इसका हिंदी अर्थ ये होना चाहिए कि हॉस्टल में बच्चों की देखभाल करने के लिए कोई नहीं है, कोई नहीं था। अब देखो इसके लिए ये है, देखभाल के लिए शब्द आता है लुक आफ्टर, आपने सुना होगा, तो यहाँ एट की जगह आफ्टर लगाना है, बस इतना सा। अब ये 2-4 टर्म है, ये आपको स्पेलिंग वगैरह इतनी सी आप जब बार बार रीडिंग करेंगे तो आप अच्छे से इनको कर सकते हैं। जैसे इसमें लिखना है, इसमें भी आगे भी आ गया, जैसे एक स्पेलिंग ये डिस्कस्टेड, इसमें प्रपोजिशन पूछा है तो इसमें डायरेक्ट आएगा विद, डिस्कस्टेड विद। ही डिड नॉट एग्री, इसमें विद आएगा, या विद या टू में से आएगा, ये आप थोड़ा सा इसको मैं भूल गया, इसमें विद या टू में से आएगा, तो इसमें विद या टू में से आएगा। ये प्रीपोजिशन पूछे गए हैं। अब दोस्तों अगर थोड़ा सा आपने पढ़ा है तो इसमें ईजिली आप प्रीपोजिशन है फिल कर सकते हैं, कोई बड़ी बात इसमें है नहीं, ठीक है ना। तो इसके लिए कोई ज़्यादा वो नहीं करनी है। इसके अलावा अगले, जैसे अगला इसमें एक ग्रामर का पूछा जाता है, ये आपसे सही वर्ब वर्बाने के लिए पूछा जाता है कि इसकी बजाय क्या है, ठीक है ना। तो दोस्तों इसके लिए भी आपको ग्रामर के जो टेंसेज होते हैं वो चीज़ आपको आनी चाहिए, और टेंसेज को लेकर आपको थोड़ा सा तो पढ़ना ही पड़ेगा। अब जैसे एक क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है, आपने सुना होगा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, ये टेंस है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। इसका पता मुझे इसलिए लगा 4 आ गया। तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस का मुझे एक पता है कि हैज़ या हैव प्लस बीन
प्लस ING, ये इसका फॉर्मूला होता है। ये जब आप पढ़ेंगे टेंस के रूल तो वहाँ पढ़ेंगे। तो देखो ही तो है, तो इसका मतलब ही हो गया सिंगुलर, तो इसके साथ आएगा हैज, और इसके बाद आएगा बीन, और ING लग जाएगा सफरिंग में, तो इसका उत्तर हो जाएगा हैज बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर फॉर 5 डेज। ये ग्रामर का नियम है, ठीक है ना। और दोस्तों आपको होता है जो मॉडल वर्ब होती है, ये मॉडल वर्ब होंगी, इन मॉडल वर्ब के बाद हमेशा सिंगुलर मतलब फर्स्ट फॉर्म आती है किसकी, हमेशा फर्स्ट फॉर्म आएगी किसकी, वर्ब की। तो इसमें डायरेक्ट लिख देंगे यू माइट आस्क्ड हर नेम, तो डायरेक्ट आस्क लग देंगे इसके आगे। मेरा कहने मतलब है ग्रामर के नियम है, अगर थोड़ा सा आपने पढ़ा है तो ईजिली लिख दें। नॉवल, लोयल, स्ट्रीट, पार्शियल और ऐसा। अब इसमें देखो, इसमें हो सकता है 5 है, आपको थोड़ी बहुत अंग्रेजी आती है, 5 में सोच सकता है आपको 1 या 2 ही मिल जाए, ठीक है। जैसे लॉयल एंड वफादार, तो वफादार हिंदी में आपको हिंदी अर्थ निकालना है वफादार, तो वफादार का मतलब धोखा देना, धोखाबाज। तो धोखाबाज की आपको इंग्लिश पता होंगी, कई तरह की इंग्लिश होती है, तो धोखाबाज की आप इंग्लिश लिख सकते हैं, ठीक है ना। स्ट्रेट एंड सीधा है ना, तो एक तो सीधा जा रहा है, एक जिग-जैग जा रहा है, तो इसका अपोजिट हो गया। तो इस तरीके से यहाँ एंटोनिम और सिनोनिम, एंटोनिम का मतलब विलोम शब्द और सिनोनिम का मतलब समानार्थी, तो इस तरीके से हमें इसको लिखना है। इसमें अगर थोड़ा सा भी आपने किया है ना तो ईजिली आप इसको करके चले जाएंगे, ठीक है दोस्तों। इसके अलावा ये दोस्तों एक क्वेश्चन और आता है, इसमें भी बहुत ईजिली आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट सेंटेंस है वो लिखने, बस आपको पता होना चाहिए कि इनडायरेक्ट स्पीच कैसे करना है, पैसिव वॉइस कैसे करना है, एस सुन एस कैसे लगाना है, ये नाइदर नॉर का इनका थोड़ा सा प्रयोग पता होना चाहिए। और ये सारे कंजर जो मैं आपको कंजक्शन बता रहा था, कंजक्शन एक पार्ट है जिसे पार्ट ऑफ स्पीच बोलते हैं। उस कंजक्शन को यदि आपने टॉपिक को पढ़ लिया तो इसमें से लगभग सारे 10 क्वेश्चनों को से कम 8 से 10 क्वेश्चन के आंसर आप देख पाएंगे। तो दोस्तों अगर थोड़ी सी ग्रामर के रूल अगर आपने पढ़ लिए और आपकी इंग्लिश भी अच्छी खासी नहीं है, लेकिन अगर आपने ग्रामर के रूल पढ़ लिए तो इस पार्ट में से आप ईजिली 50 से 60 नंबर लेकर के पास हो सकते हैं। और वहाँ से आप कैसा भी लिखेंगे, थोड़ा बहुत भी यदि आपने पढ़ा है तो वहाँ से ईजिली आप पास हो सकते हैं। तो इसलिए आप दोस्तों इंग्लिश से घबराने की इंग्लिश से बिल्कुल नहीं घबराएं। जैसे इसमें आता है, जैसे अगर मैं बताऊँ, जैसे ये मैंने पढ़ रखा है थोड़ा सा, मुझे इसलिए पता है, आप भी अगर थोड़ा सा मेहनत करेंगे तो आपको भी ज़्यादा बड़ी चीज़ लगेगी नहीं। तो दोस्तों जैसे मुझे पता है कि द ओल्ड मैन सेड, है ना, आई हैव बीन विजिटिंग दिस टेम्पल फॉर मैनी ईयर। तो दोस्तों हैव बीन अगर किसी जगह होगा, ठीक है ना, एक तो सबसे पहले होगा कि जब द सेड को तो बदलेंगे हम टोल्ड में, तो इसको कर देंगे टोल्ड, द ओल्ड मैन टोल्ड। अब आई है, तो देखो मैं इसलिए नहीं बता रहा क्योंकि ये ग्रामर का रूल आप वहाँ पढ़ेंगे तो वहाँ समझ में आएगा। मैं डायरेक्ट एक एग्जांपल दे रहा हूँ। आई हमेशा बदलता है किसके साथ, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। तो सब्जेक्ट क्या है, द ओल्ड, तो ओल्ड का प्रोनाउन क्या होगा, हिम, थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, आई टोल्ड हिम। हैव का आपको बताया, जब अगर आपको एक चीज़ होती है हैव बीन विजिटिंग, अगर इसको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलना है तो ये हो जाएगा हैड बीन विजिटिंग, यानी कि प्रेजेंट का फॉर्म से पास्ट की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसकी जगह मैं लिखूँगा हैड बीन विजिटिंग, दिस की जगह लिख दूंगा दैट, और टेम्पल फॉर मैनी ईयर। ये जब आप पढ़ेंगे, क्योंकि डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच करते टाइम आपको ध्यान रखना है, एक तो यह ध्यान रखना है कि अगर यह सैड है तो इसको टोल्ड में बदल देंगे, और इस दोनों को जोड़ने के लिए आप दैट लगा देंगे। अगर यहाँ अगर ये आई का मतलब होता है फर्स्ट पर्सन, अगर यह फर्स्ट पर्सन है तो ये सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा। तो सब्जेक्ट क्या है यहाँ, द ओल्ड, और ओल्ड का प्रोनाउन क्या है, ही, और ही का थर्ड फॉर्म क्या है, अगर ही की देखेंगे ही हिज हिम, तो हिम है, तो यहाँ क्या लिख देंगे, हिम लिख देंगे, तो ये लिख देंगे, तो हिम, सॉरी, आई का ही कर देंगे, और ही के साथ हेड आ जाएगा, बीन आ जाएगा, विजिटिंग का विजिटिंग हो जाएगा, दिस का दैट हो जाएगा, दिस का दैट हो जाएगा, क्योंकि जब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में जाते हैं तो हमेशा दैट हो जाता है, दिस का दैट हो जाएगा। ये जो नियम है मैं जो बोल रहा हूँ, हो सकता है आपके समझ में नहीं आई हो क्योंकि वो चीज़ आपने पढ़ी नहीं, लेकिन नियम है, डायरेक्ट थोड़ी सी लाइन में आपने पढ़ ली और 5 इनकी प्रैक्टिस भी कर लिए, इनको ईजिली आप कर लेंगे, कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। इसलिए दोस्तों घबराने की कोई दिक्कत नहीं है, ये सब ग्रामर के जो, जैसे इसका सी नाइदर नॉर है, तो देखो ये रिपीट है तो इसको काट दूंगा, ये रिपीट है इसको भी काट दूंगा, तो डायरेक्ट इसका है ही वाज लिखूंगा, इसमें से ही वाज लिख दिया, नाइदर का नाइदर लिख दूंगा,
और इसके बाद इंटेलिजेंट, और इसके बाद नॉर, और ये इंडस्ट्रियस। बस जो रिपीट है वो इन्हें काट दिया, ये काट दिया और ये काट दिया, ठीक है। ई भी रिपीट है, ई भी काट दिया, क्योंकि एक तो मुझे यूज करना है, दूसरा यूज नहीं करना। तो ये 3 तो कट गए, कट गए। तो ही का ही लिखा, इसके बाद पहला ये उठाया, फिर इसके बाद इंटेलिजेंट, इसके बाद नॉर और इंडस्ट्रियस। तो ये जब नियम पढ़ेंगे तो ईजिली है, मतलब इसमें कोई ज़्यादा नहीं दोस्तों। अगर आपने ढंग से भी ग्रामर को 5 से 6 घंटे पढ़ लिया पूरी ग्रामर को, और इनके हर ग्रामर के रूल की आपने 5 से 6 प्रैक्टिस कर ली, ये रूल आपको याद हो जाएंगे, आपको कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। तो इसमें कोई बड़ी बात है नहीं है। ये सारे एक फॉर्म में अगर इनको पढ़ लिया तो ये एक ही उसके कंजक्शन वाले पार्ट है, उस कंजक्शन पार्ट के लगभग 10-20-50 रूल होंगे, वो आपको पढ़ने ईजिली इसको कर देंगे। इसके बाद दोस्तों ये एम्बिगुअस ये आपको दिया गए द फॉलोइंग वर्ड मेक सेंटेंस दैट, इनको मतलब इनका हिंदी अर्थ आपको आना चाहिए, और इसके बाद इसको यहाँ पर सेंटेंस में यूज करना है। इसलिए यदि आपकी स्पेलिंग पार्ट अच्छा है तो आप इसका हिंदी अर्थ अच्छे से समझ जाएंगे, तो और अब फिर आप इजीली इसका सेंटेंस बना देंगे, क्योंकि आपको हिंदी का सेंटेंस पता होगा तो आप इंग्लिश का बना देंगे। इसके लिए आपको रेगुलर थोड़ा सा आपको क्या करना पड़ेगा, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। इसके अलावा दोस्तों कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनको दिखते सेम है, लेकिन वो थोड़ा सा उनका अर्थ अलग अलग होता है। जैसे यू शुड बियर, लॉज और लूज। अब लॉज यानी तो खोना होता है, लूज यानी ढीला होता है, तो कपड़े के साथ तो ढीला आएगा, खोना तो होगा नहीं, तो इसलिए मुझे डायरेक्ट किसको चूज करना है, लूज को। ईजिली आता है, मतलब ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, अगर आपको रूल को पता है तो ईजिली आप इसको कवर कर सकते हैं। अब एक होता है कवर्ड, एक होता है कवर्ड यानी डर, तो कवर्ड आ जाएगा इसमें, डर वाला, ठीक है ना, तो डर आ जाएगा। तो इस तरीके से दोस्तों आपको थोड़ा सा इनके बारे में पढ़ना है। ये क्या फ्रेज है, जब आप डेली न्यूज़पेपर पढ़ेंगे तो वहाँ आपको इसका हिंदी अर्थ भी मिल जाएगा, तो आप इजीली इनको लिख सकते हैं। तो दोस्तों यदि ग्रामर में से आप मान लें घिस के भी अगर 30 नंबर ले गए, ऐसे में अगर घिस के भी अगर कमज़ोर से कमज़ोर ऐसे भी लिखेंगे तब भी 20 से 25 तक पहुंच जाएंगे, यदि आपको बेसिक सा पता है तो। अगर आप बेसिक से सेंटेंस सही लिखना जानते हैं तो कोई बड़ी बात नहीं। इसके बाद आप इजीली पैसेज में भी, अगर आपने बेसिक से रेगुलर अखबार पढ़े हैं, बेसिक से आपको अंग्रेजी पता है, थोड़ा बहुत आपको सेंटेंस भी पता है, हिंदी से इंग्लिश आना पता है, तो बेसिक से आपको 25 नंबर आराम से मिल जाएंगे, और इसी प्रकार आप इजीली उसमें से 25 नंबर उसमें से ले सकते हैं। तो दोस्तों ईजिली आपको 75 नंबर आना कोई बड़ी बात नहीं है। बट आपको करना क्या है, लास्ट में क्या कहूँगा, अलग से कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। आपको एक तो पढ़नी है, रीडिंग करनी है न्यूज़पेपर की, रीडिंग के बाद उसका अर्थ समझना है, और अर्थ समझ के लिए आपको जो स्पेलिंग है उनका अर्थ गूगल पर सर्च करना है। 1-2 बार अर्थ समझोगे, धीरे धीरे एक स्पेलिंग का अर्थ आ जाए तो दूसरे दिन उसका अर्थ अपने आप आपको याद रह जाएगा। तो उसके लिए अलग से कुछ नहीं पढ़ना है। हाँ, एक आपको ग्रामर की बुक पढ़नी, अगर देखो एक तो मैं नोट्स कर दूंगा शेयर, लेकिन इसके अलावा जिसकी ग्रामर बिल्कुल जीरो है, वो एक ग्रामर की बुक आती है नीतू सिंह जी की, उस ग्रामर की बुक को आप इजीली अगर 1-2 बार पढ़ भी लेंगे और हर प्रैक्टिस पार्ट को 2-3 बार कर लेंगे, वो आपको याद हो जाएगा। इजीली आपके 30 से 40 नंबर डायरेक्ट आ जाएंगे। इंग्लिश कंपलसरी का डर आपको दूर हो जाएगा, ठीक है ना। रीडिंग करनी है न्यूज़पेपर की, ग्रामर समझना है, और एक काम और करके आपको हिंदी टू इंग्लिश और इंग्लिश टू हिंदी, कुछ नहीं 50 शब्द लिखने की प्रैक्टिस करना। ये काम करोगे आपका इंग्लिश का डर हट जाएगा। इसके लिए ना तो कोई अलग से बुक लानी है, ना कोई अलग से वो करनी है, और इसके साथ साथ लास्ट में आपको काम करना है 5 ईयर के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व कर जाना। बस इनको सॉल्व कर दो 2-3 बार, इनसे आपकी स्पेलिंग, आपका ऐसे, आप समझदारी सब आ जाएगी और आपके ईजिली नंबर आ जाएंगे 75। लेकिन दोस्तों आपसे अंत में यही कहना चाहूँगा कि इसको हल्के में ना लें, लेकिन इससे डरे भी नहीं, बहुत ईजिली है। हिंदी मीडियम वाला बंदा अगर बिल्कुल ही जीरो इंग्लिश से चालू होगा और वो अभी भी जिस तरीके से चीज़ें मैंने बताई इनको फॉलो करेगा, तो उसको खुद को ही 1 से 1.5 महीने में विश्वास आ जाएगा, अपने ऊपर कॉन्फिडेंस आ जाएगा और वो ईजिली इससे पास कर सकते हैं। इसलिए आपसे निवेदन है कि हिंदी इंग्लिश के कंपलसरी के डर से ज़्यादा डरे नहीं, बट साथ में ये भी वार्निंग है कि इसको हल्के में ना लें। इसी के साथ इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं दोस्तों। यदि आपको किसी भी प्रकार का डाउट होगा तो हम आपको ज़रूर बताएंगे, और ग्रामर के रूल है आप पढ़ सकते हैं उनको, उनमें अगर आपको कोई चीज़ नहीं है तो स्क्रीनशॉट आपको शेयर करके कमेंट कर सकते हैं, उसका आपको समझदारी मतलब समझा दी जाएगा। और इसके साथ जो मेरे नोट्स से कुछ इंग्लिश के हैं उनको थोड़ा सा स्कैन करने में टाइम लगेगा, इसलिए आप धैर्य रखें, उनको शेयर कर दिया जाएगा। और इसी के साथ इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। और दोस्तों आप सभी को हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और थैंक यू।